नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आ गई हूँ और मेरी कहानी को फुल वॉच करिएगा क्योंकि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह 10 बजे दिल्ली। अवंतिका अपने ऑफिस पहुंची। कनॉट पैलेस में स्थित उसके ऑफिस में सुबह 9:30 बजे से अफरा तफरी मची रहती है। उसकी एक वाजिब वजह अवंतिका खुद है। उसके ऑफिस में देर से आने वालों को सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अवंतिका का कोई ठिकाना नहीं होता। कभी तो सारी रात केस की फाइल पढ़ती रह जाती है। सुबह सारा स्टाफ जब काम पर आता है तो वह उनको अपनी कुर्सी पर उन्हीं पुराने कपड़ों में नजर आ जाती है। उसके ऑफिस के कर्मचारी इसी वजह से हमेशा वक्त पर आते हैं कि जरा भी देर हो गई तो अवंतिका मैडम ऑफिस में हुई तो क्या जवाब देंगे उन्हें। ऑफिस में उनसे कुछ कर्मचारियों ने कहा, कहीं मैडम अंदर अपने केबिन में तो नहीं है। इतना सुनते ही कुछ कर्मचारी झांककर केबिन के अंदर देखने की कोशिश करने लगे। तभी सीढ़ियों से चढ़ते हुए अवंतिका ने प्रवेश किया। उसे देखकर चपरासी सकपकाते हुए खड़ा हो गए। अवंतिका ने जब सारे कर्मचारियों को केबिन की ओर झांकता पाया तो कड़क आवाज में रौब के साथ उसने कहा, क्या हो रहा है? वहाँ इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? उसकी आवाज़ सुनकर सब अपना सर झुकाए गुड मॉर्निंग कहते हुए अपना काम करने लग जाते हैं। अवंतिका ने घूरकर सबकी ओर देखा और कहने लगी, जब देखो एक नया तमाशा, काम धाम करना नहीं आता, ताका झांकी करते रहते हैं, और अपने केबिन में चली गई। उसके जाते ही सबने चैन की सांस ली। एक कर्मचारी राघव ने अवंतिका के सेक्रेटरी से कहा, मैडम कभी छुट्टी क्यों नहीं लेती? जब देखो तो काम और हमें भी छुट्टियां नहीं मिलती। इनके घर परिवार वाले कुछ कहते क्यों नहीं है? दूसरे कर्मचारी विनीता ने कहा, भाई जब कोई काम होगा तभी कहेगा ना। राघव ने कहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई ना हो। सेक्रेटरी ने कहा, एक भाई है सौतेला, कभी कभी आता है मैडम से मिलने, पर पिछले कुछ सालों से अपने पिता का काम देखने लगा, इसलिए काफ़ी समय से नहीं आया। राघव ने कहा, तो मैडम से कह दो कुछ समय के लिए वहीं चले जाएं अपने भाई के पास। सेक्रेटरी ने दबे स्वर में कहा, मैडम जाएंगी? अपने पिता के मरने पे तो गई नहीं कभी, अब जाएंगी? तभी सेक्रेटरी साहब का फ़ोन बजने लगा। उनके कॉल रिसीव करते ही अवंतिका ने कहा, अगर आप महिला पंचायत ख़त्म हो गई हो तो अंदर पधारेंगे। वर्मा जी, सारे पेंडिंग केसेस की फाइल लेकर राघव और विनीत को भी साथ लेकर आइए। फ़ोन रखते ही वर्मा जी ने कहा, तुम लोगों के चक्कर में हमारी सुबह भी बर्बाद हो गई। फाइल हाथ में लेकर उन्होंने राघव के और विनीत से कहा, चलो मैडम बुला रही हैं। तीनों में आई कम इन कहकर अंदर प्रवेश कर गई। अंदर जाने पर तीनों ने देखा दीवार पर बने कैलेंडर के सामने खड़े होकर अवंतिका गोले लगा रही थी। राघव की नज़र कैलेंडर पर पड़ी तो उसने देखा हर दिन पर गोला लगा हुआ था। अवंतिका के पलटते तीनों नज़र झुकाए खड़े थे। अवंतिका ने तीनों को देखा और उंगली में कुछ दिन गिनते हुए कहने लगी, आप लोगों को लंबी छुट्टियां चाहिए क्या, जो काम के अलावा आपका मन हमेशा हर जगह लगा रहता है? तीनों ने जैसे ही कहा, सॉरी मैडम, अवंतिका ने कुछ केसेस की फाइल राघव को और कुछ केसेस की फाइल विनीत को पकड़ाते हुए कहा, मैं कुछ दिनों के लिए मुंबई जा रही हूँ एक केस के सिलसिले में। जब तक लौट कर आऊँगी ये काम ख़त्म करना और मेहता जी का केस किस वकील को दिया है उसे भेजिए अंदर। अब आप तीनों जा सकते हैं। उनके जाते ही अवंतिका ने अपने केबिन के चारों ओर नजरें दौड़ाईं। वह अपने ऑफिस की दीवारों को बेचैनी से देख रही थी। उसकी आंखों में इंतजार के बादल घिर आए थे। ड्रॉर में रखे एक फोटो फ्रेम को निकालकर उसे छूते हुए उसने रख दिया। राघव ने अपनी सीट पर बैठते हुए कहा, कुछ भी हो, कुछ दिनों के लिए हमें हिटलर से छुटकारा मिल गया। विनीत ने कहा, सच में हिटलर ही है, देखा कितनी सारी फाइलें पकड़ा गई है। राघव ने सेक्रेटरी साहब से पूछा, वैसे वर्मा जी ये मैडम क्या कैलेंडर गोला लगाने के लिए खरीदती हैं क्या? विनीत ने आश्चर्य से राघव को देखा। राघव हैरानी से कहने लगा, आदमी गोला किसी खास तारीख को याद रखने के लिए लगाता है, पर मैडम तो पूरा कैलेंडर ही रंग डालती हैं। वर्मा जी ने कहा, जो तुम आज देख रहे हो हम पिछले कई सालों से रोज़ देखते आ रहे हैं, पर मैडम से कुछ पूछा नहीं हमने। तभी फ़ोन की घंटी बजी। वर्मा जी ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, दूसरी ओर से अवंतिका कहने लगी, वर्मा जी कल के एयर टिकट देखिए, मुंबई के लिए सीट मिल रही है कि नहीं, फिर बताइएगा। जी कहकर वर्मा जी ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन टेबल पर रखे कागज़ों पर अवंतिका की नज़र पड़ी। कई सारे कानूनी पत्र या लीगल नोटिस थे। वकीलों की दुनिया में ये लीगल नोटिस किसी लव लेटर से कम नहीं होते। जिस तरह लोगों को लव लेटर पढ़कर खुशी मिलती है, उसी तरह वकीलों को लीगल नोटिस पढ़कर। कुछ नोटिस पढ़ने के बाद अवंतिका की नज़र एक चिट्ठी पर पड़ी। हड़बड़ाहट में उसने चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। प्रिय अवंतिका दीदी,
आपको पहले भी बहुत खत लिखे, आपने कुछ के जवाब दिए, कुछ के नहीं। पापा की नज़र हमेशा दरवाजे पर आपका इंतज़ार करती रहती है, पर आप नहीं आई। मुझे लगा पापा को मरने के बाद आ जाएंगी, पर उसमें भी नहीं आई आप। पापा को गुजरे 1 साल हो जाएगा। पापा ने आपके नाम जो जायदाद की है, मैं जानता हूँ आपको उनका एक पैसा नहीं चाहिए और मुझे भी नहीं चाहिए। मैं उनकी सारी जायदाद ट्रस्ट के नाम करने जा रहा हूँ। उनकी बरसी पर इसके लिए आपके हस्ताक्षर की भी आवश्यकता होगी। आप आ जाएंगी दीदी? शायद ऐसा करके ही हम उनकी आत्मा को शांति पहुंचा सकते हैं। उन्हें कुछ तो मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया उसकी बहुत कम सज़ा मिली है। उन्हें आपका इंतज़ार रहेगा, मुझे भी, आपका भाई। खत पढ़ने के बाद अवंतिका अपनी आंखें पोंछते हुए बाहर निकल गई। अपने ऑफिस में सबको इकट्ठा कर उसने कहा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। आप सबको वर्मा जी काम समझा देंगे। जब मैं आऊँ तो मुझे कोई सर्कस नहीं चाहिए। वर्मा जी से उसने कहा, आपको 2.5 लाख कैश निकालने को कहा था, कहाँ है वो? वर्मा जी ने ब्रीफकेस अवंतिका के हाथ में पकड़ा दिया। अपने केबिन में जाते हुए अवंतिका ने कहा, शाम की कोई फ़्लाइट हो भोपाल के लिए तो टिकट बुक करवा दीजिए। सभी कर्मचारी ने एक दूसरे को देखा। वर्मा जी ने दिल्ली से भोपाल जेट एयरवेज का टिकट बुक करवा दिया। शाम 5 बजे की फ़्लाइट थी। अपने लॉकर ड्रॉर सब बंद कर हड़बड़ाहट में अवंतिका अपने फ्लैट की ओर चल दी। उसके जाने के बाद ऑफिस में खुशी की लहर दौड़ गई। उसके सारे कर्मचारी और उसका ऑफिस इस तरह लग रहा था जैसे बगैर रिंग मास्टर का सर्कस। अपने बैग में कुछ कपड़े रखकर अवंतिका सीधे एयरपोर्ट के लिए निकली। पहुंचते ही उसे ध्यान आया कि जल्दबाजी में किताब रखना भूल गई। अब सफ़र कैसे कटेगा? अपने कदमों को उसने एयरपोर्ट में बनी एक बुक शॉप की ओर बढ़ा दिया और इत्मीनान से किताबें देखने लगी। इंग्लिश के सेक्शन से निकलकर उसकी नज़रें हिंदी के सेक्शन में पड़ी। वहाँ पर रखी एक किताब मेरी अवंतिका पर उसकी नज़र पड़ी। मुस्कुराते हुए उसने किताब निकाली। मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, उसे कहीं भी अपना नाम या अपने नाम के लोग मिलें तो एक आत्मीयता की तरह उसे जुड़ जाते हैं। अवंतिका ने गौर से अपनी नज़रें बुक के कवर पेज पे दौड़ाईं। अंग्रेजी में एक कहावत है, कभी भी किताब को उसके कवर पेज की वजह से नहीं खरीदना चाहिए और न तो कवर पेज देखकर निर्णय लेना चाहिए। पर ये सब किताबी बातें हैं। बहुत से लोग आज भी कवर पेज देखकर किताबें लेते हैं। अवंतिका की नज़रें कवर पेज पर ठहर गईं और हाथों से पेंटिंग बनाकर उसका कवर पेज बनवाया गया था, जिसमें आधा स्त्री का चेहरा और चारों ओर जलती हुई ज्वालाएं थीं। पहली नज़र में अपना नाम पढ़कर दूसरी नज़र में कवर पेज देकर अवंतिका ने किताब को पलटा। उसके बारे में जानने के लिए फ्लैप कवर में लिखा हुआ था, यह किताब कानूनी व्यवस्था, उससे जूझते लोग और उससे लड़ती एक लड़की अवंतिका की कहानी है। न्याय और कानून ये शब्द देखकर अवंतिका ने किताब को खरीदने का विचार मन में बना लिया। किताब खरीदने से पहले उसने सोचा कि एक बार लेखक का नाम भी देख लेना चाहिए। उसने जैसे किताब पलटी तो लेखक के नाम की जगह लिखा था कैदी नंबर 30। किताब हाथ में पकड़कर अवंतिका ने बुक शॉप वाले को पैसे दिए और हाथों में किताब पकड़ी उसने चेक इन किया। अवंतिका टर्मिनल नंबर 8 की ओर बढ़ रही थी और ख़राब मौसम की वजह से फ़्लाइट 2 घंटे डिले हो गई थी। कॉफ़ी हाथ में लेकर अवंतिका किताब के पन्ने पलटने लगी। किताब के पन्नों के साथ साथ वह भी उस लेखक की बनाई हुई दुनिया में जा रही थी। शर्मा विला E5 कोह ए फिजा रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश। शर्मा विला यानी कि मेरा घर। अब आप सोचेंगे मैं कौन? मैं पीयूष शर्मा। अब आपके मन में तुरंत एक बात कौन गई होगी? 2 बार पीयूष क्यों कहा मैंने? मैं जब दिल्ली में था तो वहाँ मैंने एक बात सीखी थी, जब कोई भी आपका नाम पूछे तो जहाँ कहीं भी आपको अपना नाम परिचय देना हो तो अपने नाम को अपने उपनाम के पहले 2 बार लेने से आप में वजन हो न हो पर नाम में आपके व्यक्तित्व का वजन बढ़ जाता है। जिस दिन से ये सुना उस दिन से इसी तरह अपना नाम सबको बताता हूँ। शायद IAS के इंटरव्यू में मेरे फेल होने की वजह यह भी है। मेरा नाम सुनकर आयोग के सदस्यों ने मेरे तेवर का अंदाज़ा लगा लिया हो और इंटरव्यू में असफल होकर अपनी बुआ के बेटे रोहित के साथ मैं अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। मेरे घर में सभी बहुत अच्छे पदों पर थे। मेरे पापा कमिश्नर थे, उनके रिटायरमेंट का 3 साल बचे थे, इसलिए उन्हें घर पर पोस्टिंग मिल गई थी। मेरे अलावा मेरे पिता की 2 संतानें और हैं। मेरे बड़े भाई साहब इंजीनियर हैं और छोटे भाई साहब वायुसेना में हैं, यानी कि दोनों कमाते हैं और इन सब की कमाई खर्च करने वाला मैं अकेला। मेरे चाचा जी सिविल जज हैं और भी कुछ दिनों पहले ट्रांसफ़र होकर भोपाल आए हैं। उनकी एक ही बेटी है भावना, पूरे घर की जान बसती है उसमें। उसका कहा टालने की हिम्मत किसी में नहीं है। 1 साल हमारी बहन को हॉस्टल में रहने का भूत सवार था तो हम सब ने उसके कॉलेज हॉस्टल में डाल दिया था, पर हमारी लाडली इस बार वापस घर आ गई यह कहकर कि हॉस्टल बहुत बेकार होता है। बहुत देर से मैं अपने घर के दरवाजे पे खड़ा हूँ, अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। यही सोचकर कि क्या कहूँगा, फेल हो गया।
रोहित ने घूरकर मुझे देखा, कहने लगा, भाई मेरे दरवाज़ा तभी खुलता है जब हम बेल बजाते हैं। मैंने रोहित की ओर देखकर चेहरा बनाते हुए कहा, धन्यवाद बताने के लिए। जब तुमने आइडिया दिया है तो बेल भी तुम ही बजाओ और अंदर भी सबको जवाब तुम ही दोगे। अभी से मेरा मौन व्रत है, समझे? इतना कहकर मैं पीछे हट गया और रोहित ने बेल बजा दी। दरवाज़ा मुस्कुराते हुए हमारी लाडली ने खोला। उसे देखते ही हमने गले से लगा लिया और उस शैतान ने घर के अंदर घुसने से पहले ही हमारी क्लास लगवा दी। घर में बहुत अच्छे से हमारा स्वागत हुआ। जिस तरह हार का आने के बाद इतिहास के पन्नों में किसी लड़ाके का हुआ होगा, हमारे घर ऑफिसर्स का घर था, इसलिए हर चीज़ हमारे घर में अदब और कायदे के साथ होती थी। मतलब हमारे जूते पड़ने वाले होंगे तो घर के बेहतरीन जूते खोजे जाएंगे, फिर उन्हें मखमल के कपड़े में लपेटा जाएगा। उसके बाद तो सिर पर कितने पड़ेंगे वो बता सकते हैं जिसे पड़ रहे हों। जैसे कि रोहित, मुझे घर के इस हालात का अंदाज़ा था, इसलिए मैंने मौन व्रत रख लिया था। पहले ही रोहित से आते ही पूछा गया, अब आगे क्या करना है? तो रोहित का जवाब सुनकर बड़े भाई साहब ने अपनी जीवा रूपी जूतों से जो वर्षा की, बस रोहित का जीवन तो धन्य हो गया। क्योंकि मेरा मौन व्रत था, इसलिए मैं यह बिल्कुल भी नहीं मानता कि ये सब तो मेरे लिए कहे गए हैं। मैंने कुछ कहा नहीं तो कुछ सुना भी नहीं। मैं अपने सामान को समेटकर चुपचाप अपने हिस्से की छत के सबसे ऊपर वाले कमरे में पहुंच गया। अपना हिस्सा मतलब मेरे दादाजी ने अपने स्वर्ग सिधारने से पहले अपने सारे बच्चों में जायदाद का बराबरी से बंटवारा कर दिया था। हमारा घर 2 बंगलों को जोड़कर बनाया गया था। नीचे का हिस्सा 3 भागों में विभाजित था, पापा, चाचा और हमारी बुआ जी। बुआ फूफा जी तो अब रहे नहीं, इसलिए वह हिस्सा रोहित का था। उसके बाद पहला फ्लोर हमने बड़े भाई साहब, छोटे भाई साहब और हमारी लाडली बहन का था। अब अकेले बचा मैं। शुरू से नकारा, अपनी धुन में मग्न, अपने मन की करने वाला, बहुत गुस्सैल था, तो मुझे दादाजी ने पूरी छत दे दी थी। देखा जाए तो घर का सबसे बड़ा हिस्सा मेरे पास था। लोगों के पास एक छत नहीं होती, पर मेरे पास 2-2 छत है। एक छत पर मैं रहता हूँ, दूसरी छत पर मेरी लाइब्रेरी है और उसके ऊपर खुला आसमान, जहाँ मैं अपने सपने, अपने गुस्से को अकेले मैं निकाल सकता हूँ। यहाँ न तो मुझे कोई रोक सकता है और ना ही टोक सकता है। यहाँ तो मैं अपने मालिक हूँ। मेरे घर के हर हिस्से में कोई भी मेरी इजाज़त के बगैर नहीं आ सकता। घर वाले हमेशा कहते हैं मुझसे कि मैं IAS बनूँ या न बनूँ, पर रौब मेरे हमेशा से वैसे ही रहे हैं। अपनी प्रशंसा में मैंने इतने शब्द कह डाले, अभी तक तो आपने मेरे व्यक्तित्व का अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। अब अपना हुलिया भी बता देता हूँ। कद मान लीजिए 5.8 होगा। रंग गोरा, यद्यपि मुझे गोरा रंग पसंद नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है अगर रंग गोरा हुआ तो बस दूर से ही आदमी को कह देता है सुंदर है। नाक नक्श भी नहीं देखता। मुझे तो हमेशा से सांवला रंग बड़ा पसंद है, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता अपने रंग का। आप तो भीड़ में से उठाकर कोई भी चेहरा ले लीजिए, बस मेरा चेहरा बन जाएगा। कद के हिसाब से सेहत भी अच्छी ही है, 8-10 को आराम से मार सकता हूँ। तभी तो मेरे मोबाइल पर मैसेज आया कि सब चले गए हैं, नीचे आ जाओ। अब वक्त आ गया है मेरे नीचे जाने का। मैं जब तक नीचे पहुंचा तब तक रोहित भी नहाकर आ गया था और मुझे घूरते हुए बोला, अच्छा फंसाया तुमने, मुझे पहले बता देते तो मैं भी मौन व्रत रख लेता। आज तक इतनी बेइज्जती तो स्कूल में भी नहीं हुई। भावना मुस्कुराते हुए बोली, हमारे पीयूष भैया बहुत समझदार हैं, इसलिए ऐसे मौके पर चुप रहते हैं। और आपको क्या ज़रूरत थी कोचिंग खोलने की बात करने की? चलो अब जल्दी से नाश्ता करो और चलो। क्योंकि मैंने कहा था मेरा मौन व्रत है, इसलिए मैंने इशारे में ही भावना से पूछा कहाँ जाना है। भावना ने हमसे कहा आज मेरे कॉलेज में बास्केटबॉल मैच है तो मुझे जाना है। रोहित ने उससे कहा तो तू जा, हमें क्यों लेके जा रही है? भावना कहने लगी, पापा अपनी गाड़ी ले गए हैं, बड़े पापा अपनी गाड़ी ले गए हैं, बड़े भैया भी चले गए और कोई ड्राइवर भी नहीं है, तो आप लोगों को मेरे साथ जाना पड़ेगा। मैंने और रोहित ने तुरंत अपनी गर्दन में नामें हिला दी। रोहित उससे कहने लगा, ओए तूने हमें अपना ड्राइवर समझ रखा है क्या? तेरी ये गलत फहमी है। भावना कहने लगी, चलो ना, तुम्हें अपनी सहेलियों से मिलवाऊंगी। भाई इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, बस देखती रह जाओगी। लड़कियों की बात सुनकर रोहित साहब तैयार हो गए। अब दोनों मिलकर मुझे पटाने लगे जाने के लिए। लड़कियों को देखने से बड़ा आई टॉनिक कुछ नहीं होता दुनिया में, यह मानना था हमारे रोहित साहब का। अतः भावना के कहने पर मैं भी तैयार हो गया और रोहित ने भावना से कहा, एक शर्त पर चलेंगे हम तेरे साथ। तेरी सहेलियां हमें भैया नहीं बुलाएंगी। हमारी बस 2 ही बहनें हैं, घर के बाहर हम दोनों किसी को बहन नहीं बनाते। भावना ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। हम तीनों चल दिए भावना की लॉ यूनिवर्सिटी में।
घर से उसकी यूनिवर्सिटी बहुत दूर थी, हमें आधे घंटे लग गया पहुंचने में। पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर मैं और रोहित भावना के साथ चलकर वहाँ देखा तो मेला लगा हुआ था। एक से एक खूबसूरत लड़कियाँ हमारे चारों तरफ थी। हमें अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी याद आ गई। भावना ने हमें अपनी सहेलियों से मिलवाया। थोड़ी ही दूर में हम उसकी खूबसूरत सहेलियों के साथ बास्केटबॉल कोर्ट पर थे, जहाँ भावना के क्लासमेट और उसकी सीनियर्स के बीच मैच शुरू होने वाला था। मैच क्या था, तमाशा था। कुछ 20 लड़कियां हाफ पैंट टी शर्ट पहनकर कोर्ट के अंदर थीं। 20 लड़कियां हाफ पैंट टी शर्ट पर। रोहित की तो आज चांदी हो गई थी, बार बार भावना को धन्यवाद दे रहा था उसे यहाँ लाने के लिए। तभी वो 20 लड़कियां कोर्ट के चारों ओर दौड़ने लगीं। मैच के पहले वार्म अप कर रही थी। मेरी नज़र अचानक उन सब में 10 नंबर की टी शर्ट पहनी लड़की पर पड़ी और मैंने हंसते हुए भावना से कहा, क्यों, ये 10 नंबर वाली लड़की तुम्हारी टीम की कप्तान है क्या? चूँकि मेरा मौन व्रत था और मैं बोला तो भावना और रोहित दोनों ने मुस्कुराते हुए मुझसे देखा। भावना कहने लगी कि हाँ, मेरी क्लासमेट है और कैप्टन भी है। पर आपको कैसे पता भैया? मैंने कहा, देश के हर व्यक्ति की ये परेशानी है। जो भी खेलता है वह 10 नंबर की जर्सी पहनकर अपने आप को सचिन तेंदुलकर समझने लगता है। सब ये कैसे भूल सकते हैं? सचिन तो एक ही है। रोहित ने हंसते हुए उस 10 नंबर की जर्सी वाली लड़की को देखा। भावना ने उसे आवाज़ दी, ओ हीरोइन। कई लड़कियां पलटी, सब अपने आप को हीरोइन समझ रही थीं, सिवाय 10 नंबर वाली जर्सी के। भावना ने दोबारा आवाज़ दी, ओ 10 नंबर वाली हीरोइन। अब की गुस्से से पलटी लड़की। हमने जब उसे देखा तो सच में हीरोइन की तरह कोई बात नहीं थी उसमें। 5.6 कद, सांवला रंग, उस पर पसीना धूप में चमक रही थी। वो लड़की वार्म अप करते हुए हमारे सामने थी। पास आने पर उसका चेहरा ध्यान से देखा तो खूबसूरत आंखें जिनमें बहुत सारा गुस्सा था, तीखी नज़रें, तीखी सी नाक और नाजुक से होठ, जिसे सबने जब खोला तो भावना कहने लगी, आज तो सीनियर्स हारने वाले हैं। पता नहीं क्यों मैंने जब उसे देखा तो देखता ही रह गया, जबकि वहाँ पर और भी बहुत खूबसूरत लड़कियाँ थीं। न जाने ऐसी क्या बात थी उस लड़की में कि मेरा ध्यान बार बार उसकी ओर जा रहा था। मैच शुरू हुआ। वह लड़की सच में बहुत अच्छा खेल रही थी। जब बॉल उसके पास जाती तो बास्केट में जाकर ज़रूर कन्वर्ट होती। उसे रोक पाना बाकी लड़कियों के लिए मुश्किल था। अकेले ही दूसरी लड़कियों पर भारी थी। सीनियर्स ने मैन टू मैन खेलना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में ऐसा लग रहा था कि ये लड़कियां बास्केटबॉल का मैच खेल रही हैं या रग्बी। इतना रफ खेल कोई कैसे खेल सकता है? अचानक पलटा। अब बॉल 10 नंबर की जर्सी वाली लड़की के पास थी। उसने दौड़ते हुए लेफ्ट शॉट मारा कि तभी एक लड़की ने उसे धक्का देकर फाउल कर दिया। वह गिर गई, उसे फ्री शूट मिल गया। जब 10 नंबर वाली लड़की फ्री शूट ले रही थी, चारों ओर से बस एक ही आवाज़ आ रही थी, अवंतिका, अवंतिका, अवंतिका। तब मुझे पता चला कि उस लड़की का नाम अवंतिका है। मैं भी उसे खेलते देखने लगा। उसने बॉल बास्केट की ओर उछाली तो वह भी हवा में ही थी। बॉल छोड़ने के बाद जैसे ही वो नीचे आती, उससे पहले रिबाउंड कलेक्ट करने वाली लड़की ने जानबूझकर उसे धक्का दे दिया और हवा में अपने आप को संभाल नहीं पाई और बाएं पैर के बल धम से ज़मीन पर गिर गई। बास्केट तो हो गई थी, पर अवंतिका की टांगों ने उसका साथ नहीं दिया। चीख पड़ी थी अवंतिका। भावना के साथ बहुत लड़के कोर्ट और भागे और उसे उठाने के लिए मैं और रोहित भी चल दिए। जैसे ही लड़के उसे उठाने लगे, उसकी टांगों के साथ चीख पड़ी अवंतिका। दूर सब, बिल्कुल दूर, सब दूर खड़े हो गए। एक लड़की गिरी नहीं कि 10 लड़के उठाने आ गए। तुम लड़कों को तो बस बहाना चाहिए लड़कियों को उठाने का। मैंने और रोहित ने एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखा। अवंतिका ज़मीन पर धीरे धीरे हाथ टेकर उठने लगी, कोशिश करने लगी, उठती फिर गिर जाती। भावना उसके पास गई, अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हो गया तेरा तो ये पकड़ ले। उसे सहारा देकर भावना कोर्ट के बाहर ले आई। मैच दोबारा शुरू हुआ। भावना ने मुंह का स्प्रे लेकर उसकी पूरी टांगों पर छिड़क दिया। अवंतिका ने धीरे धीरे अपने पैरों पर चलना शुरू किया। वो कोर्ट के बाहर चल रही थी, अपनी टीम की लड़कियों को बाहर से ही कैसा खेलना है समझा रही थी। उसके बाहर जाते ही सीनियर लड़कियां और जूनियर्स पर भारी पड़ने लगीं और पहला हाफ खत्म हुआ। दूसरे हाफ में जूनियर्स 2 बास्केट से पीछे थे। अवंतिका ने क्रैप बैंडेज लिया, अपने पैरों पर बांधा और कोर्ट की ओर चल दी। मैं और रोहित एक दूसरे को देखते ही रह गए। एक बार फिर अवंतिका सेंटर में थी। उसे दौड़ने में परेशानी और दर्द हो रहा था, पर उसे अपनी टीम को जिताना था। उसने किसी तरह पासेस निकालकर बराबरी कर ली थी। अब आखिर के 2 मिनट में बॉल अवंतिका के पास थी। उसने एक बार सीनियर्स की ओर देखा और ड्रिबलिंग करने लगी। अब अवंतिका से बॉल छुड़ाना सबके लिए मुश्किल था। मुझे बास्केटबॉल कभी उतना पसंद नहीं था, पर आज पहली बार अच्छा लग रहा था देखने में। आखिर के 1 मिनट में अवंतिका ने बास्केट कर दिया। अब 1 मिनट बचा था। अब उसे जीतने के लिए बास्केट पड़ने नहीं देना था। जब दूसरी टीम बॉल लेकर आगे आई तो उसी छलांग लगाकर अवंतिका ने बास्केट पड़ने नहीं दिया। मैच खत्म हो गया। सबने अवंतिका को घेर लिया। भीड़ में भावना अकेले घुस गई और अवंतिका का हाथ पकड़कर बाहर ले आई।
उसे हमारे पास बिठाते हुए बोली, हो गई तुम्हारी हीरोगिरी कि अभी और करतब करने हैं। उसने हॉस्टल की ओर एक लड़की को आवाज़ दी, यह कहकर कि बैग में अवंतिका के कपड़े लेकर आओ। हमारे साथ साथ अवंतिका ने भी उसे आश्चर्य से देखा। भावना ने हम लोगों से कहा, भैया गाड़ी निकालो, इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। अवंतिका ने भावना का हाथ पकड़ लिया, ये कहते हुए कि मैं ठीक हूँ, मोच है, ठीक हो जाएगी। भावना नहीं मानी तो अवंतिका कहने लगी, ठीक है, पैसे ले आने दे मुझे। भावना ने उससे कहा, अभी मुझे दे देना, तू कॉलेज में लौटा देना। वह बड़ी मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। मैंने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और उसके पंजों पर मुंह का स्प्रे छिड़ककर जोर से बैंडेज बांधते हुए कहने लगा, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। भावना का हाथ पकड़कर अवंतिका गाड़ी में बैठ गई। उसने अपना चेहरा धो लिया था, अब अच्छी लग रही थी। गाड़ी में बैठने के बाद अवंतिका ने भावना से कहा, ये तुम्हारे भैया लोग हैं जो दिल्ली में पढ़ रहे थे? उसके इतना कहते रोहित तपाक से बोला, हाँ, हम दोनों भावना के भाई हैं। पूरी दुनिया में हमारी सिर्फ 2 ही बहन हैं। घर के बाहर हम किसी को बहन नहीं बनाते। अवंतिका ने रोहित को और देखकर कहा, हमारा न तो कोई भाई है और ना ही हमें किसी को भाई बनाने का शौक है। मैं मुस्कुरा उठा उसकी बातें सुनकर। रोहित फ्लर्ट है, ये अवंतिका भी समझ गई थी। उसकी बातों से रोहित ने भावना से कहा, अपनी सहेली से हमें नहीं मिलवाओगी? अवंतिका ने भावना की ओर देखा, मुस्कुराते हुए बोली, हमारा नाम अवंतिका है, अवंतिका सिंह चौहान। रोहित ने मेरी ओर देखा, मुस्कुराकर थम रहा था। पीछे मुड़कर उसने कहा, हमारा नाम 2-4 लोगों के नाम हैं क्या? मेरा नाम कहो, हमारा नाम जैसे किसी रियासत की राजकुमारी हो। अवंतिका ने झेंपते हुए कहा, हम कहते हैं, हमेशा से हम राजपूत हैं ना, तो राजपूतों की शान होती है हम कहना। रोहित ने उससे कहा, तब तो मैं आज से मैं भी हम कहूँगा, पंडितों को भी कोई शान होती है। हमारा नाम भी रोहित दुबे है। अवंतिका ने मुस्कुरा कर कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई रोहित जी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी और अब अगला पार्ट अब देखिएगा अगले एपिसोड में। जब तक के लिए आप इस पार्ट को फुल वॉच करिएगा और मेरी अगली कहानी का वेट करिएगा। और जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसमें आपको नई नई कहानियाँ रोज़ मिलती रहेंगी। नमस्कार दोस्तों।